प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने हमारे प्रथम अध्याय के अंदर स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक में महाजनपदों के बारे में पढ़ा था कि उस समय भारत में कुल कितने महाजनपद थे। इसके बारे में हमें जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है कि उस समय भारत में 16 महाजनपद है वो विद्यमान थे और उन महाजनपदों में से जो 4 महाजनपद थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे। और इसी प्रकार आज की क्लास में पढ़ेंगे कि राजस्थान में जो प्रमुख जनपद है वो कौन कौन से थे और ये कहाँ से आए थे और इनको किसने बसाया था। तो यूनानी आक्रमण के समय पंजाब के अंदर मालव, शिवी और अर्जुनाइन जो जातियां थी वो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी और वो राजस्थान के पूर्वी भाग में आकर के बस गई, वहां पे उन्होंने निवास कर दिया और इस प्रकार धीरे धीरे राजस्थान में जनपदीय व्यवस्था है वो कायम हो गई। राजस्थान के अंदर जो जनपद है, मुख्य रूप से जो जनपद है वो है 4। कौन कौन सा है ये जनपद आप देख सकते हैं। सबसे पहला जांगल, दूसरा मत्स्य, तीसरा सीवी और चौथा सुरसेन। ये 4 मुख्य रूप से जो जनपद है वो राजस्थान में स्थित थे। और सबसे पहला जो है जांगल देश, जांगल जो जनपद है वो क्या है, इसकी स्थिति, राजधानी और इसकी जो विशेषता थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी जांगल जनपद के बारे में हम जानते हैं कि वर्तमान में बीकानेर और जोधपुर के भाग को महाभारत काल में जांगल देश कहते थे, जांगल देश कहते थे। क्या लिखा कि जो जांगल है वो कहाँ स्थित है, इसकी अवस्थिति कहाँ थी। तो वर्तमान में अभी जो बीकानेर और जोधपुर जिले हैं, वर्तमान में अभी जो बीकानेर और जोधपुर जिले हैं, इनको महाभारत काल के अंदर, जिस समय महाभारत की रचना हुई थी उस महाभारत काल के अंदर इन जोधपुर और बीकानेर के भाग को क्या कहते थे, जांगल देश कहते थे। और इस जांगल देश की राजधानी थी, उसका नाम था अहिछत्रपुर। राजधानी का नाम अहिछत्रपुर था, जिसे वर्तमान में नागौर कहते हैं। यानी वर्तमान में जो हमारा नागौर जिला है उसका प्राचीन नाम क्या था, अहिछत्रपुर था। और ये अहिछत्रपुर है वो जांगल प्रदेश की क्या थी, राजधानी थी। अब कहीं कहीं जांगल प्रदेश का नाम कुरु जांगला या फिर आपको माद्रे जांगला भी देखने को मिलेगा। कई बहुत सारे ऐसे पुस्तकें हैं जिसके अंदर आपको जांगल प्रदेश का नाम कुरु जांगला या माद्रे जांगला भी देखने को है वो मिलेगा। आगे इसकी विशेषताओं हम बात करें तो जांगल प्रदेश यानी जांगल प्रदेश के जो राजा थे, वहां के जो राजा थे वो संपूर्ण जांगल प्रदेश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगलधर बादशाह कहते थे। जांगल प्रदेश के स्वामी होने के कारण बीकानेर में जो जांगल देश, अभी जो वर्तमान में ये बीकानेर में स्थित है, बीकानेर और जोधपुर का भाग है ये, तो यहाँ के जो शासक थे, यहाँ के जो स्वामी थे वो अपने आप को क्या कहते थे, जांगलधर बादशाह कहते थे। और जो बीकानेर का जो राज्य चिन्ह है, बीकानेर का जो राज्य चिन्ह है उसके अंदर भी क्या लिखा हुआ है, जय जांगलधर बादशाह, जय जांगलधर बादशाह, ये लिखा हुआ है। तो क्या देखा आपने, क्या पढ़ा आपने कि राजस्थान में प्रमुख रूप से 4 जनपद थे, जांगल, मत्स्य, सीवी, सूरसेन,
जांगल प्रदेश के बारे में हमने पढ़ा कि वर्तमान में जो बीकानेर और जोधपुर का भाग है इसको महाभारत काल में जांगल देश कहते थे। इसकी राजधानी का नाम अहिच्छत्रपुर था, जिसे वर्तमान में नागौर कहते हैं। और इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें और भी इसकी जानकारी हमें प्राप्त हो तो इसमें जांगल देश को कुरु जांगला या माद्रे जांगला के नाम से भी जाना जाता था। और जांगल प्रदेश के राजा थे वो इस क्षेत्र का, इस जांगल प्रदेश के स्वामी होने के कारण स्वयं को है वो जांगलधर बादशाह है वो कहते थे। और जो जांगल क्षेत्र था, जो जांगल प्रदेश था, जो जांगल देश था, इसका जो राज्य चिन्ह था उसके अंदर जय जांगलधर बादशाह है वो अंकित मिलता है। जांगल जनपद के बाद में हम पढ़ेंगे मत्स्य जनपद के बारे में। वर्तमान में जयपुर के आसपास का प्रदेश मत्स्य जनपद कहलाता था। वर्तमान के अंदर जो जयपुर है, अभी जो जयपुर है उसके जो आसपास का प्रदेश था वो उस समय मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। और इस मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी, मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी उसका नाम था विराटनगर। विराटनगर, जिसे वर्तमान में बैराट कहते हैं, ये इसका वर्तमान में नाम है बैराट। जो मत्स्य जनपद था जयपुर के आसपास के प्रदेश को कहते थे। इसकी राजधानी का नाम विराटनगर था उस समय, और इसे वर्तमान में विराटनगर को बैराट कहते हैं। इसी विराटनगर के अंदर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। अज्ञातवास, पांडवों ने 1 वर्ष का जो अज्ञातवास था, जो उनको छुपते छुपाते काटना था, वो उन्होंने विराटनगर के अंदर है वो बसाया था। इसके बाद में मत्स्य प्रदेश जो आधुनिक अलवर और भरतपुर, वर्तमान में अलवर व भरतपुर के कुछ भाग मत्स्य जनपद में है वो सम्मिलित थे। वर्तमान में जो अलवर और भरतपुर है उसके कुछ भाग वो भी क्या थे, इस मत्स्य जनपद के अंग थे। और ये मत्स्य जनपद कहां से कहां तक फैला हुआ था? ये मत्स्य जनपद है वो चंबल नदी की पहाड़ियों, चंबल नदी के पास की जो पहाड़ियां हैं वहां से लेकर के सरस्वती नदी कि जांगल क्षेत्र तक यह है वो फैला हुआ था। ये इसका फैलाव, यानी ये चंबल नदी के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती के जांगल क्षेत्र तक है वो मत्स्य जनपद है वो, इसका विस्तार इतना था। चंबल नदी के पास की पहाड़ियों से लेकर के सरस्वती के जांगल क्षेत्र तक यह विस्तृत था। मौर्य सम्राट बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद के बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं थी। जो बिंदुसार थे, मौर्य सम्राट बिंदुसार, सम्राट अशोक के पिता, तो बिंदुसार से पहले हमें पता नहीं था कि मत्स्य जनपद भी था। लेकिन उनके बाद में हमें पता चला कि मत्स्य जनपद भी है, अवस्थित है। और महाभारत में लिखा हुआ है कि एक सहज नाम के एक व्यक्ति ने चेदी व मत्स्य दोनों पर राज्य किया था। किसने? महाभारत के अनुसार सहज नामक व्यक्ति ने चेदी और मत्स्य दोनों पर है वो
राज्य किया था। और ये जो मत्स्य प्रदेश है वह शुरुआत के अंदर चेदी जो जनपद था उसका अंग बना, और उसके बाद में ये मगध साम्राज्य था उसका अंग बन गया। यानी ये मगध साम्राज्य में है वो सम्मिलित हो गया, क्योंकि मत्स्य जनपद मगध जनपद की तुलना में है वो बहुत ही छोटा था। और जब इनका विलीनीकरण हुआ तो मत्स्य जनपद किसका अंग बन गया, किसका हिस्सा बन गया, मगध साम्राज्य, जो मगध महाजनपद था उसके अंदर ही है वो मत्स्य जनपद है वो सम्मिलित हो गया। और इससे पहले ये किसके साथ में था, इससे पहले ये चेदी जो जनपद था उसमें ये सम्मिलित था। तो ये हमने मत्स्य जनपद के बारे में पढ़ा कि वर्तमान में जयपुर के आसपास का प्रदेश मत्स्य जनपद कहलाता है। इसकी राजधानी विराटनगर थी जिसे वर्तमान में बैराट कहते हैं। और यहाँ पे पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया था विराटनगर में। वर्तमान में जो अलवर और भरतपुर के कुछ भाग है वो भी इस मत्स्य जनपद के अंग थे। और चंबल नदी के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जंगल क्षेत्र तक इसका है वो विस्तार था। और महाभारत काल के अंदर या महाभारत के अंदर लिखा हुआ है कि साहज नामक व्यक्ति ने चेदी व मत्स्य जनपद दोनों पर राज्य किया था। तो मत्स्य जनपद शुरुआत में चेदी का हिस्सा रहा और उसके बाद में ये मगध साम्राज्य में है वो विलीन हो गया, वहां पे उसका अंग है वो बन गया। और मौर्य सम्राट बिंदुसार से पहले हमें मत्स्य जनपद के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी है वो नहीं थी। अब हम आगे पढ़ेंगे सीवी जनपद के बारे में। हमने जांगल जनपद और मत्स्य जनपद के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सीवी जनपद के बारे में। देखो सीवी जनपद है, इसकी राजधानी का नाम था शिवपुर। इसकी जो राजधानी थी उसका नाम था शिवपुर। और शिवपुर यहाँ के जो राजा थे सुसेन, दो नाम है सुसेन, उसने क्या किया, उसने 10 राज्य युद्ध के अंदर, 10 राज्य युद्ध का मतलब होता 10 राजाओं का युद्ध, 10 अलग अलग राजाओं का युद्ध, उसमें इसको पराजित किया था और सीवी जनपद को जीता था। बाद में ये जानकारी मिलती है कि जो ये शिवपुर है ये वर्तमान में, जब इसकी खोज की कि ये वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के शोरकोट नामक स्थान पर यह वर्तमान में स्थित है। क्या, शिवपुर। यानी सीवी जो जनपद है उसकी राजधानी शिवपुर थी। सुसेन ने 10 राज्य, जो 10 राजाओं का युद्ध था उसमें इसको हराया था। और ये जो शिवपुर है, ये जो राजधानी है सीवी जनपद की, ये वर्तमान के अंदर इसकी लोकेशन, वर्तमान में जो स्थिति है वो क्या है, ये वर्तमान में पाकिस्तान के शोरकोट नामक पर है वो हमें मिलती है कि ये उस समय पाकिस्तान में स्थित था। बाद में क्या हुआ कि पंजाब की, ये पंजाब की जनजाति थी शिवी, ये वहां से क्या हुआ, वहां से मेवाड़ में आकर के बस गई। मेवाड़ जिससे वर्तमान में उदयपुर, पहले इसका नाम मेवाड़ था, वर्तमान में जो उदयपुर है इसको हम मेवाड़ कहते हैं। तो ये जो सीवी जनजाति थी वो मेवाड़ में आकर के बस गई और यहाँ पे इन्होंने अपना जनपद है वो स्थापित किया। और चित्तौड़गढ़ के पास में, चित्तौड़गढ़ के अंदर एक शहर है जिसका नाम है नगरी। ये नगरी क्या है, ये नगरी बाद में सीवी जनपद की क्या बनी, राजधानी बनी। जब वे मेवाड़ में आकर के बस गए उदयपुर में, वहां से शिवपुर, पाकिस्तान से वे आए और मेवाड़ उदयपुर में बस गए। पहले इसकी राजधानी थी शिवपुर। जब वे शिवपुर से भारत में आए, भारत के अंदर राजस्थान और राजस्थान में मेवाड़, उदयपुर में आकर के जब वो बसे, यहाँ पे उन्होंने निवास किया, तो उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई नगरी। और इस प्रकार वे यहाँ पे रहे और उन्होंने अपनी जो संस्कृति और अपनी जो रहन सहन था उनको है वो उनका प्रचार प्रसार किया। सीवियों ने क्या किया, यहाँ पे उत्खनन, जब खुदाई हुई यहाँ पे तो हमें बहुत सारे सिक्के मिलते हैं, सीवियों के सिक्के।
यानी उन्होंने चीज़ों का आदान प्रदान करने के लिए, जिस प्रकार आज हम रुपए लेन देन करते हैं वो रुपए के माध्यम से करते हैं, इसी प्रकार उन्होंने क्या किया, सिक्कों का सहारा लिया और सिक्कों के माध्यम से वे क्या करते थे, वे लेन देन करते थे, चीज़ों को खरीदते थे। तो बहुत सारे सिक्के हैं, वो शीवियों के सिक्के हमें है वो खुदाई में मिले हैं। इस प्रकार सिवी जनपद है, उसकी राजधानी शिवपुर थी। पहले सुचेन जो 10 राजाओं के युद्ध में इसको हराया था, और शिवपुर है वो वर्तमान में पाकिस्तान के सोरकोट नामक परिस्थान है वहाँ पे। और वहाँ से ये पंजाब की जो सिवी जनपद है वो अपने राजस्थान में आई। राजस्थान में मेवाड़ के अंदर इन्होंने निवास किया, और मेवाड़ के पास में यानी जो चित्तौड़गढ़ है उसके अंदर जो नगरी थी उसको अपनी राजधानी बनाई। और शिवियों के जो सिक्के हैं वो बहुत बड़ी संख्या में हमें मिले हैं, जिनसे हमें शिवी जनपद के बारे में जानकारी मिलती है, उनके राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है कि वे किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे शासन व्यवस्था है वो स्थापित की थी। अब आगे जो अंतिम हमारा जनपद है वो है सूरसेन। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अभी हमने सिवी जनपद के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सूरसेन जनपद के बारे में। सूरसेन जनपद था वो ब्रज क्षेत्र के अंदर स्थित था। ब्रज क्षेत्र था, वर्तमान में जो ब्रज क्षेत्र है वहां पे ये स्थित था। और इसकी जो राजधानी थी, सूरसेन की जो राजधानी थी उसका नाम था मथुरा। सूरसेन की राजधानी का नाम मथुरा था। परंतु कुछ यूनानी जो विद्वान हैं उनके अनुसार, यूनानी विद्वानों के अनुसार वे क्या कहते हैं, सूरसेन को कहते थे सूरसेनोई कहते थे। सूरसेन को क्या कहते थे, सूरसेनोई। और इसकी राजधानी मथुरा को क्या कहते थे, मैथुरा कहते थे, मैथुरा। ये आपको याद रखना है कि जो यूनानी विद्वान थे वो सूरसेन को सूरसेनोई कहते थे, और सूरसेन की राजधानी मथुरा थी उसको मैथुरा कहते थे। लेकिन ये कौन कहते थे, ये यूनानी विद्वान कहते थे। लेकिन वास्तव में इसका नाम सूरसेन था और इसकी राजधानी का नाम मथुरा था। और महाभारत के अनुसार, महाभारत के अंदर लिखा हुआ है कि सूरसेन जो जनपद था इस पर शासन करने वाले कौन थे, यदु थे, मतलब यादव वंश। यादव वंश के जो लोग थे वो इस सूरसेन जनपद पर है वो शासन करते थे। और वर्तमान में जो धौलपुर, करौली और भरतपुर के अधिकांश भाग है वो सूरसेन जो जनपद है इसके अंतर्गत आते थे। वर्तमान में जो धौलपुर है, करौली है, भरतपुर है, इसके अधिकांश भाग है वो सूरसेन जनपद है, इसके अंतर्गत है वो आते थे। और यहाँ पे हमने पढ़ा कि सूरसेन है वो ब्रज क्षेत्र में स्थित है, इसकी राजधानी का नाम मथुरा है। यूनानी विद्वान जो थे वो सूरसेन को सूरसेन कहते हैं, और जो मथुरा इसकी राजधानी है उसको मैथुरा कहते थे। यहाँ पे यदु वंश का शासन था, जो यादव वंश के लोग थे वो यहाँ इस सूरसेन जनपद पर शासन करते थे। और वर्तमान में धौलपुर, करौली, भरतपुर के अधिकांश भाग है वो इस सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। और आगे इंपॉर्टेंट सवाल है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, पूछ भी लिया है, बहुत सारे प्री बोर्ड के अंदर भी पूछ लिया है। क्या पूछा है कि सूरसेन यानी श्री कृष्ण का संबंध किस जनपद से, सवाल पूछा है कि श्री कृष्ण का जो संबंध है वो किस जनपद से। तो श्री कृष्ण का संबंध है वो किस जनपद से है, सूरसेन जो जनपद है उससे संबंधित हैं। कौन, श्री कृष्ण, वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण। तो ये हमने पढ़ा राजस्थान के अंदर प्रमुख जो जनपद है उनके बारे में, जांगल, मत्स्य, शिवी और सूरसेन के बारे में। तो इनके बारे में हमें जानकारी है वो मिल गई कि ये जांगल, मत्स्य, शिवी और सूरसेन जनपद थे, ये कहाँ स्थित थे, इनकी क्या विशेषता थी, यहाँ के जो शासक थे वो किस प्रकार से थे। अब ये जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट का है और एग्जाम में ये 4 अंक का आता है, ये 4 अंक का एग्जाम में आता है और कई बार आ भी चुका है पहले, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको इसको पूरा कवर करना है। अब
इसके बाद में ये जो जनपद थे वो देखो बहुत सारे जनपद थे वो गणतंत्रात्मक थे, यानी वहाँ पे जो वहाँ के जनपदों के जो शासक थे उनको चयन करने का, उनका चुनाव करने का जो शक्ति थी, जो ताकत थी, वो जनता के हाथों में थी। वो चुनाव होते थे और मत दे करके उन राजाओं को चयन करते थे। लेकिन कुछ ऐसे गणतंत्र थे, वहाँ पे कुछ धनी परिवार के लोग थे, उनके हाथों में सत्ता थी। तो वहाँ पे एक संस्था थी, वहाँ पे एक बड़ी संस्था थी, जिस प्रकार के हमारे जैसे वर्तमान में जो संस्था है, जैसे हमारी संसद है, जो समस्त कार्यों को है वो संभालती है, इसी प्रकार वहाँ पे एक संस्था थी जिसका नाम था संथागार। ये एक प्रमुख संस्था थी उस समय की। क्या नाम था? संथागार। ये संथागार क्या करती थी कि जनपदों के अंदर ये प्रमुख संस्था थी, जो यदि किसी प्रकार का या किसी विषय पर वाद विवाद हो जाता था तो इस संथागार के अंदर बैठ करके उस विवादित विषय पर मतदान करवाया जाता था। क्या करवाया जाता था? मतदान करवाया जाता था। और जिस पक्ष में ज्यादा मत आते थे, वोट आते थे, उसको है वो विजय घोषित कर दिया जाता था। तो यहां पे एक आता है अन्यो विरोध। अन्यो विरोध का मतलब होता है कि संथागार में कोई भी व्यक्ति संबंधित विषय पर अपने विचार प्रकट या रख सकता था तो उसे कहते थे अन्यो विरोध। यानी संस्थागार के अंदर कोई भी व्यक्ति अपनी बातों को किसी भी विषय पर है वो रख सकता, तो उसको इतना अधिकार था, तो उसको कहते थे अन्यो विरोध। तो इस प्रकार की कुछ व्यवस्था थी जनपद काल के अंदर। तो हमने महाजनपदों के बारे में और राजस्थान के अंदर कौन कौन से जनपद है उसके बारे में पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। किसके बारे में? मौर्य वंश के बारे में। अब आगे आता है बहुत ही रुचिकर और इतिहास यहां से शुरू होता है कि आगे क्या घटना घटित हुई होगी। मैं आपको एक एक करके बड़ी रोचक ढंग से इनकी जानकारी दूंगा मौर्य वंश के बारे में। इसमें मौर्य वंश की जो स्थापना है वो किसने की, किस प्रकार से इसकी स्थापना हुई, और मौर्य वंश के जो शासक थे वो बड़े महान शासक हुए, किस प्रकार से उन्होंने अपने वंश को और अपने जो मौर्य साम्राज्य था इसका विस्तार किया है, किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया और किस प्रकार से भारत के एक प्रमुख और मुख्य और प्रसिद्ध साम्राज्य बन गया था। तो यहां के जो शासक मौर्य वंश में सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, ये जो शासक थे मौर्य वंश के, तो इन्होंने किस प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार किया इसके बारे में पढ़ेंगे। और मुख्य रूप से अशोक का धम जब आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे राजा भी हुए हैं जिनके कारण हमारा भारत विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहलाता था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मौर्य वंश के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आगे हमारा टॉपिक रहेगा मौर्य वंश और मौर्य वंश के शासक, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, जो राजस्थान के प्रमुख जनपद हैं उसकी जो PDF है, जो नोट्स है, वो मैं आपको इसी YouTube जो वीडियो डालूंगा उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, और या फिर आपको WhatsApp ग्रुप के अंदर भी भेज दूंगा, जहां से आप है वो उसको डाउनलोड करना है और उसको अपने कॉपी के अंदर राइट करना। क्लास वर्क और होमवर्क वहीं से आपको है वो लिखना है और उसको याद करना है। वीडियो आपको पूरा देखना है ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि लिखा हुआ तो आपकी किताब में भी है, यदि आप समझ आते तो वहां से पढ़ लेते, लेकिन आपको समझना यहाँ पे है कि आखिर जो लिखा हुआ है उसको किस प्रकार से क्या क्या बातें की गई हैं, उनको मैं विस्तारित तो अच्छे ढंग से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।